बरसों पुरानी बात है जब शहीदपुर नाम के एक राज्य पर राजा भानु प्रताप राज करता था, जो कि स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल था। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण उसने एक दिन अपने पुत्र की किसी गलती पर उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा तो मानी, मगर उसने छुपके से कुछ लाल अपने साथ रख लिए और फिर दुखी मन से वह महल को छोड़कर चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर एक जंगल में जा पहुंचा। वहां पर उसे एक ऋषि महाराज का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि महाराज का तेजस्वी चेहरा देखकर युवराज को बहुत ही शांति मिली और उसने ऋषि महाराज को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। कुछ देर के बाद जब ऋषि महाराज ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक नौजवान उनके सामने बैठा है। ऋषि महाराज ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? युवराज सुमाली ने साधु महाराज को सारी बात सच-सच बता दी। ऋषि महाराज ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बोला, पुत्र तुम एक नेक आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 सीख दे रहा हूं, जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगी। तुम उन पर अमल अवश्य करना। पहली सीख यह है कि प्रदेश में एक से भले 2 होते हैं, और दूसरी यह कि परदेश में कभी दूसरे का हाथ का बनाया हुआ खाना मत खाना, और कभी खाना पड़ भी जाए तो पहले किसी दूसरे जीव को खिला देना। तीसरी सीख यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर कभी मत सोना। अगर कभी सोना पड़ भी जाए तो पहले बिस्तर की अच्छी तरह से जांच परख कर लेना। चौथी सीख यह है कि कभी किसी दुश्मन के जाल में फंस जाओ तो नरमी से या फिर ज्ञान की बातें सुनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ऋषि की दी हुई सीखों को पल्ले से बांधकर युवराज उन्हें प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। कुछ दिन तक चलने के बाद युवराज ने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को उड़ाकर ले जा रही थी। संयोगवश कछुए का बच्चा चील के पंजों से निकलकर नीचे आ गिरा। युवराज ने कछुए के बच्चे को तड़पते हुए देखा तो उस पर बड़ी दया आ गई और उसने कछुए के बच्चे को अपने कंधे पर रख लिया और आगे चल दिया। कुछ दिन चलने के बाद युवराज को जंगल में एक बहुत ही मनोहर सी जगह दिखाई दी। युवराज ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। युवराज ने वहीं से कुछ जंगली फल खाए और कछुए से कहा, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। इतना कहकर युवराज एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का दस्तूर यह था कि जब भी कोई यात्री उस पेड़ के नीचे सोता या आराम करता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। आज जब सांप ने किसी को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा तो उसने उसे डस लिया। सांप के डसते ही युवराज के प्राण निकल गया। कछुए ने जब यह देखा तो युवराज के ऊपर चढ़कर वह खूब रोने लगा। अगले ही पल कौवे ने जब राजकुमार की आंखें निकालनी चाही तो कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन पकड़ ली। इस हालत में कौवे ने सांप को पुकारना शुरू किया तो सांप वहां पर आ गया। सांप ने जोर से कछुए को डंक मारना चाहा तो कछुए ने अपना मुंह अपने खोल के अंदर कर लिया। कई बार ऐसा ही हुआ। सांप बार बार डंक मारने की कोशिश करता और कछुआ अपना मुंह अपने खोल के भीतर कर लेता।
जब सांप का कछुए पर कोई बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तुमने मेरे मित्र की जान ली है, मैं भी तेरे मित्र की जान ले लूंगा। इतना सुनते ही सांप ने कहा, मैं तुम्हारे मित्र को फिर से जिंदा कर देता हूँ। और फिर सांप ने जहां से युवराज को काटा था वहां पर अपना मुंह रखा और सारा जहर वापस खींच लिया और बोला, अब मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब देखा कि युवराज को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब युवराज को अच्छे से होश आ गया तो कछुए ने युवराज को सांप और कौवे की सारी बात बताई। कछुए की बात सुनकर युवराज ने कछुए का बहुत ही धन्यवाद किया और साथ ही साथ राजकुमार के मन में ऋषि की दी हुई सीख याद आ गई कि प्रदेश में एक से भले दो होते हैं। मन ही मन युवराज ने ऋषि को धन्यवाद किया कि उनकी दी हुई सीख से आज उसके प्राण बच गए। उसने फिर से कछुए को अपने कंधे पर रखा और आगे चल दिया। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी नदी आ गई। तब कछुए ने कहा, मित्र, मेरी दुनिया आ गई है, मेरा परिवार इसी नदी के अंदर रहता है, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। युवराज ने खुशी खुशी उसे पानी में छोड़ दिया। वह रात युवराज ने वहीं पर बिताई। उसी जगह से कुछ दूरी पर एक ठग अपनी 2 बेटियों और 4 बेटों के साथ रहता था। ठग की दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी तंत्र मंत्र विद्या जानती थी। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता तो वह अपनी तंत्र विद्या से यह जान लेती कि उसके पास कुछ कीमती सामान है या नहीं। अब ठग की बेटी ने अपनी विद्या से यह जान लिया कि युवराज के पास लाल है। वह अपने पिता से कहने लगी, ऐसा लगता है कि इस जंगल में एक यात्री आया है और उसके पास 4 लाल मणि है। यदि वह लाल मणि हमें मिल जाए तो हम हमेशा के लिए धनवान हो जाएंगे। इतना सुनते ही ठग अपने बेटों के साथ उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। ठग और उसके बेटों ने मिलकर युवराज को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने साथ ले गए। उन्होंने युवराज को अपनी बड़ी बेटी के हवाले करते हुए कहा, इससे लाल मणि निकलवाना अब तुम्हारा काम है। ठग की बड़ी बेटी बहुत ही खुश हुई कि लाल मणि निकलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जबकि ठग की छोटी बेटी की नजर जब युवराज पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गई और उससे प्यार करने लगी। मगर भाई और बाप के डर से वो कुछ नहीं बोली, परंतु अंदर ही अंदर उसने यह फैसला कर लिया था कि वह युवराज को बचाएगी और वह इसका उपाय ढूंढने लगी। कुछ समय के बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसके खाने में जहर मिला दिया और वह खाना युवराज को सौंप दिया। युवराज जैसे ही खाना खाने लगा तो उसे ऋषि की दूसरी सीख याद आ गई। उसने तुरंत वह खाना एक कुत्ते के सामने डाल दिया। खाना खाते ही कुत्ते ने दम तोड़ दिया। युवराज को इस बात की बहुत ही खुशी हुई कि आज ऋषि की दूसरी सीख ने उसकी जान बचा ली। ठग की बड़ी बेटी को जब यह जानकारी हुई तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने युवराज से कहा, हमारी मर्जी के बिना तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अब रात हो चुकी है, अगर तुम सोना चाहते हो तो चुपचाप ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। युवराज ऊपर सोने के लिए चला गया, मगर जैसे ही वह बिस्तर पर लेटने लगा तो उसे ऋषि की तीसरी सीख याद आ गई।
युवराज बिस्तर को झाड़ने के लिए उसकी चादर को हटा देता है तो देखता क्या है कि नीचे अंगारों से भरा हुआ एक कुंड था। यह देखकर राजकुमार हैरान रह गया। वह एक बार फिर से खुश था कि ऋषि की दी हुई सीख के कारण उसकी जान बच गई। इधर थक की छोटी बेटी अपने घर वालों से छिपती छिपाती हुई ऊपर वाले कमरे में आ गई और युवराज से कहने लगी, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, परंतु आज की रात तुम पर बहुत ही भारी है। मैं आज कुछ नहीं कर सकती। तुम किसी तरह से मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। अगर तुम आज की रात बच गए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इतनी बात कहकर थक की छोटी बेटी वहां से चली गई। कुछ समय के बाद थक की बड़ी बेटी सोचने लगी, वह आदमी तो अब तक जलकर राख हो गया होगा। इतना सोचकर वह ऊपर वाले कमरे में आई तो उसने देखा कि युवराज तो दूसरी खाट पर आराम से लेटा हुआ है। अब तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। उसने गुस्से में आकर अपनी कटार निकाली और युवराज की गर्दन पर रख दी और बोली, वह चारों लाल मणि कहाँ पर है, मुझे दे दो, वरना जान से जाओगे। उसी समय युवराज को ऋषि की चौथी बात याद आ गई कि शत्रु के जाल में फंस जाने पर उसे कोई ज्ञान की बात सुनाकर या नरमी से पेश आकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। युवराज ने सोचा कि आज की रात बचना मुश्किल है, मगर ऋषि की चौथी बात आजमाने में भला क्या परेशानी है। यह सोचकर युवराज ने कहा, मेरे पास लाल मणि होते तो अब तक मैं तुम्हें दे चुका होता। वह लाल मणि मेरे जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे मार दोगी तो वैसे ही पछताओगी जैसे राजा तोते को मारकर पछताया था। थक की बेटी बोली, कौन सा तोता, कौन सा राजा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। युवराज ने कहा, क्या तुम नहीं जानती? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक राजा पवन के पास एक बहुत ही समझदार तोता था। वह तोता बहुत ही बेशकीमती था। एक दिन राजा पवन उस तोते को गंगा स्नान करवाने के लिए अपने साथ ले गया। राजा पवन तोते को घाट पर बिठाकर स्वयं गंगा स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर पानी में बहते हुए एक फल पर पड़ी। तोते ने उसे पहचान लिया कि यह तो अमर फल है। तोते ने अमर फल को उठा लिया और राजा पवन के पास ले आया। तोते ने कहा, महाराज, यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा पवन ने सोचा, मैं अकेला इसे खाकर क्या करूंगा, इसे अपने बाग में लगा दूंगा और फिर जब इस पर बहुत सारे फल लगेंगे तो अपने पूरे परिवार को खिलाकर अमर हो जाऊंगा। राजा पवन नेक दिल था, लेकिन उससे यह बड़ी गलती हो गई। गंगा स्नान से लौटकर राजा पवन ने वह फल अपने माली को दे दिया और माली ने अपने हाथों से उसे बाग में लगवा दिया। कुछ समय के बाद वह पौधा बना और पौधे से पेड़ बन गया और धीरे धीरे वह पेड़ फलों से लद गया, मगर फलों के पकने में अभी देर थी। एक दिन एक फल पका और नीचे गिर गया और एक सांप ने आकर उस पर अपना डंक मार दिया, जिसके कारण वो फल अब जहरीला हो चुका था। इस बात से अनजान माली ने उस जहरीले फल को उठाकर राजा पवन के सामने पेश कर दिया। राजा पवन ने जब फल को देखा तो बहुत ही खुश हुआ। उसने
सबसे पहले उस फल को अपने सबसे प्यारे कुत्ते को खिलाना उचित समझा। जब राजा पवन ने कुत्ते को फल खिलाया तो कुत्ते ने दम तोड़ दिया। यह देखकर राजा क्रोध में आ गया और उसने तोते से कहा, तोते तू तो बहुत ही बेईमान है, तू मुझे जहर देकर मारना चाहता था। इतना कहकर राजा ने तोते की गर्दन को मरोड़ दिया और फिर सैनिकों से कहा कि इस पेड़ पर जहरीले फल लगते हैं, ध्यान रहे कि कोई इस पेड़ के फल ना खाने पाए। अब यह खबर फैलते फैलते पूरे नगर में फैल चुकी थी कि राजा पवन के बाग में एक ऐसा पेड़ है जिस पर जहरीले फल लगते हैं। एक दिन उसी नगर में सास बहू में झगड़ा हो गया। बुढ़िया ने कहा, मैं जाकर राजा पवन के बगीचे में से वह जहरीला फल खा लेती हूँ, फिर तुम आराम से रहना। इतना कहकर बुढ़िया चुपते चुपाते राजा पवन के बाग में पहुंच गई और उसने पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। फल को खाते ही बुढ़िया जवान और सुंदर हो गई। जब राजा पवन को यह समाचार मिला तो उसे समझ में आ गया कि उसके तोते की बात गलत नहीं थी, बल्कि तोता बिल्कुल सच कह रहा था। और वह रोने लगा, सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ ही अपने तोते को मार डाला। सच में यह तो अमर फल ही है। और फिर युवराज की कहानी समाप्त हुई। तब तक सवेरा हो चुका था। ठग की बड़ी बेटी ने कहा, आज तो तुमने मुझे अपनी बातों में फंसाकर अपनी जान बचा ली, मगर आज की रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि राजकुमार सुमाली जिंदा है और सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपनी बहन के सामने नाटक करती हुई कहने लगी, तुम चिंता मत करो बहन, आज की रात में इससे लाल मणि निकलवा कर इसका काम तमाम कर दूंगी। दिन बीता, रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी युवराज के पास आई और कहने लगी, भगवान का शुक्र है जो तुमने अपनी जान चालाकी से बचा ली। युवराज ने कहा कि तुम सब यह काम क्यों करते हो? ठग की बेटी कहने लगी, यह तो हमारी खानदानी रीत है। मेरे भाई और बाप यात्रियों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें उनसे माल निकलवाती हैं और बाद में यात्रियों को मार दिया जाता है। मगर मैंने तो तुम्हें अपना मालिक मान लिया है और मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ। युवराज ने कहा, अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो क्या वह हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि अब मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक नेक दिल लड़की हो। ठग की छोटी बेटी ने कहा, तुम इस बात की चिंता ना करो, आज की रात हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे कि मेरे परिवार वाले वहां पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। युवराज बोला, मगर यह कैसे होगा? वह कहने लगी, रात के समय जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे और उसका उपाय मेरे पास है। मेरे पिता के पास 2 ऊंटियां हैं, उनमें से एक तो दिन भर 60 कोस दौड़ती है और दूसरी 100 कोस दौड़ती है। सभी के सो जाने के बाद हम दोनों चुपके से उन ऊंटनियों को खोल लेंगे और मैं अपने साथ कुछ धन बांध लूंगी। आधी रात के बाद जब सब लोग सो गए, युवराज ठग की छोटी बेटी का इशारा पाकर ऊंट को खोलने के लिए चला गया। उस समय तक ठग की छोटी बेटी ने बहुत सारा माल बांध लिया और दोनों ऊंट
पर सवार होकर वहां से निकल गए। जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि वह अनजान मुसाफिर और उसकी छोटी बेटी दोनों गायब है। उसने सोचा बेशक वह बदमाश मेरी छोटी बेटी को भगा कर ले गया। ठगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की मगर सब बेकार। युवराज और ठग की छोटी बेटी बहुत दूर निकल चुके थे और कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद वह एक अनजान नगर में जा पहुंचे और वहीं पर बस गए। अब तक राजकुमार के देश निकाले की अवधि भी पूरी हो चुकी थी और फिर एक दिन वह अपनी पत्नी को लेकर अपने महल वापस चला गया। उधर राजा भी अपने बेटे की जुदाई में पागल सा हो चुका था। उसने जब अपने बेटे और बहू को देखा तो खुशी से फूला ना समाया। अब ठग की बेटी और युवराज का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया गया और वे दोनों पति पत्नी की तरह हंसी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।